Hello students, before we begin with today's video, you can go to the Google Play Store or click on the link in the description below and download the PrepWell app where you'll find premium content on various law, fashion designing, management and university entrance exams. So download the PrepWell app today. So today we'll begin with the passage number 4 of the reading comprehension. तो इस पैसेज में ऑथर बात कर रहे हैं अबाउट एथनिसिटी। ठीक है, एथनिसिटी का सीधा साधा मतलब है सिमिलैरिटी। तो जो एथनिक ग्रुप्स हैं उनमें सिमिलैरिटी होगी किस चीज़ की? रेस की सिमिलैरिटी हो सकती है, उनकी लैंग्वेज सिमिलर हो सकती है, एंसेस्ट्री ओरिजिन सिमिलर हो सकता है, उनका कल्चर या रिलीजन सिमिलर हो सकता है, इसीलिए वो एक एथनिक ग्रुप बना रहे हैं। ठीक है, अब ऑथर कह रहे हैं कि दो तरह की डेफिनेशंस जो हैं वो सोशियोलॉजिस्ट उनके बारे में बात करते हैं जो कि एग्जैक्टली ऑपोजिट हैं एक दूसरे से। तो पहली डेफिनेशन जो है वो एक तरह से पुरानी एंशंट डेफिनेशन है एथनिसिटी की और वो अनचेंजिंग है, यानी कि वो टाइम के साथ नहीं बदलती। वो डेफिनेशन ये कहती है कि जो हमारी एथनिसिटी है दैट इज़ इंटायरली बेस्ड ऑन द कल्चर। ठीक है, यानी कि जो एथनिक ग्रुप है उसमें कल्चरल सिमिलैरिटी है, इसलिए वो लोग एक साथ में हैं। वहीं पे एथनिसिटी की जो दूसरी डेफिनेशन है वो कहती है कि कल्चर सिमिलर होना उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना इम्पॉर्टेंट है सिमिलर इंटरेस्ट। यानी कि अगर ग्रुप के मेंबर्स का इंटरेस्ट सिमिलर है, उनके इश्यूज सिमिलर है, इश्यूज इकोनॉमिक हो सकते हैं, पॉलिटिकल हो सकते हैं, तो अगर उनके इश्यूज सिमिलर हैं तो वो मिलके एक एथनिक ग्रुप बना सकते हैं। अब ऑथर ये बात कहते हैं कि ये दोनों ही जो डेफिनेशंस हैं ये काफ़ी यूज़फुल है एथनिसिटी को समझने के लिए, लेकिन पूरी तरह से यूएसए की जो डायनामिक एथनिसिटी है उसे ये समझा नहीं पाते। यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स रहते हैं और टाइम टू टाइम वहाँ पे एथनिक ग्रुप्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं या फिर एक दूसरे में कंबाइन हो रहे हैं। तो वहाँ की एथनिसिटी को ये दोनों डेफिनेशन समझा नहीं सकती। तो अब ऑथर ने अपनी सेल्फ मेड डेफिनेशन बताई है हमें। ऑथर कह रहे हैं कि एथनिसिटी जो है दैट इज़ हैविंग अ कॉमन कल्चर। ठीक है, साथ ही साथ में हमारे इंटरेस्ट्स भी कॉमन हो सकते हैं, बट इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू रियल लाइफ सिचुएशंस। यानी कि हमारा जो एथनिक ग्रुप है वो टाइम के साथ चेंज हो सकता है, सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो सकता है। हमेशा हम ये नहीं कह सकते कि अगर किसी का कल्चर सेम है तो वो सेम एथनिक ग्रुप में है, या किसी का इंटरेस्ट सेम है तो वो सेम एथनिक ग्रुप में है। इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम। तो ऑथर ने जो बात फर्स्ट पैराग्राफ में कही थी कि एथनिक ग्रुप्स जो हैं यूएसए में वो काफ़ी डायनामिक और डाइवर्स है, उस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं कि वहाँ पे जो एक्चुअल अमेरिकन पॉपुलेशन है दैट इज़ जस्ट 7.2%। बाकी जितने भी लोग हैं वहाँ पे वो डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स से हैं, जैसे कि जर्मन, आयरिश, अफ्रीकन अमेरिकन, मैक्सिकन्स वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ऑथर ने अपनी एथनिसिटी की डेफिनेशन को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दिया है ऑफ सिविल राइट्स मूवमेंट ऑफ द 1960s। इस मूवमेंट को ओरिजिनली शुरू किया था अफ्रीकन अमेरिकन ने। ठीक है, अब ये जो अफ्रीकन अमेरिकन थे इनका ये इशू था कि इनको पॉलिटिक्स में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता था। ठीक है, और इन्हें वोटिंग राइट्स नहीं मिलते थे, कई सारे सिविक डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ होते थे, तो इसलिए इन्होंने ये मूवमेंट शुरू किया था। नेटिव अमेरिकन जो हैं उन्होंने इस मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया, ऑल्दो वो एक दूसरे एथनिक ग्रुप से थे। ठीक है, फिर भी उन्होंने इस मूवमेंट को ज्वाइन किया क्योंकि उनका इशू भी थोड़ा थोड़ा सिमिलर था, क्योंकि उन्हें भी पॉलिटिक्स में उतना रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता था जितना उन्हें मिलना चाहिए। तो जो यूएसए का लोअर हाउस था, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, उसमें उनके मेंबर्स मुश्किल से 2 या 3 थे। सो दे वांटेड टू इंक्रीज देयर रिप्रेजेंटेशन, इसलिए उन्होंने इस मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया था। इस बात से ऑथर ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि सिर्फ कल्चरल सिमिलैरिटी ज़रूरी नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट ज़रूरी नहीं है एथनिसिटी और एथनिक ग्रुप्स के सिमिलर होने के लिए। एक एथनिक ग्रुप जो है वो फॉर्म होता है कल्चरल एज वेल एज द सिमिलैरिटी इन इंटरेस्ट्स। यानी कि ये दोनों जो बातें हैं ये एक्सक्लूसिव नहीं है, एक दूसरे को अपोज नहीं कर रही हैं, जबकि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं। ठीक है, ये दोनों ही बातें एथनिक ग्रुप्स में होती हैं। तो जो ये सिविल राइट्स मूवमेंट हुआ था अमेरिका में, उसके बाद वहाँ के जो बाकी एथनिक ग्रुप्स हैं उन्हें भी लगा कि हमें भी इक्वालिटी चाहिए। एक ऐसा ही ग्रुप था मैक्सिकन अमेरिकन्स का,
ठीक है। उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि उनकी जो एंसेस्ट्री है वो तो सिमिलर है ही, साथ ही साथ उनके जो इश्यूज़ हैं वो भी काफ़ी सिमिलर हैं, जैसे कि इमिग्रेशन और वोटिंग राइट्स। तो उन्होंने सोचा कि हमें साथ में मिलकर लड़ना चाहिए अपने राइट्स के लिए। इसलिए उन्होंने यूनिटी प्रमोट करने के लिए क्या किया, एथनिक सिंबल्स को कंबाइन कर दिया विथ सिविक सिंबल्स, यानी कि उनका जो कल्चर था, उनकी जो ओरिजिन जहाँ से वो आए थे, वो वाले जो सिंबल्स थे उनके साथ उन्होंने कंबाइन कर दिया सिविक सिंबल्स को, ये दिखाने के लिए कि हमारा जो कल्चर है वो भी सिमिलर है और हमारे इश्यूज भी सिमिलर हैं। ठीक है। और ये चीज़ जो है ये पहले कर चुके थे यूरोपियंस इन द 19th सेंचुरी। ठीक है। एक और एग्जाम्पल ऑथर दे रहे हैं हेनरी सिस्नेरोस का, जो कि मेयर था टेक्सास का। ये हमेशा बात करते थे, एक मैक्सिकन लीडर थी जिनका नाम था बेनितो जुआरेस। ठीक है। और ये कहते थे कि जिस तरह से इन्होंने लड़ा उसी तरह से बाकी मैक्सिकन अमेरिकन को भी अपने राइट्स के लिए लड़ना होगा। इसी तरह से मैक्सिकन अमेरिकन जो हैं वो सेलिब्रेट करते हैं सिंको दे मायो, और आयरिश अमेरिकन सेलिब्रेट करते हैं सेंट पैट्रिक्स डे। ये दोनों ही जो ट्रेडिशनल हॉलीडेज़ हैं ये सेलिब्रेट किए जाते हैं क्योंकि ये याद करना चाहते हैं उन हीरोज़ को, उन मार्टियर्स को जिन्होंने इनके राइट्स के लिए लड़ा था। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि एथनिक ग्रुप्स चाहे डिफरेंट क्यों ना हो, यानी कि मैक्सिकन्स अलग हैं, आयरिश लोग अलग हैं, लेकिन उनके जो ट्रेडिशनल हॉलीडेज़ हैं वो सेम वजह से सेलिब्रेट किए जाते हैं क्योंकि उन्होंने, उनके जो बाकी के लोग थे, उनके एथनिक ग्रुप्स के जो मेंबर्स थे, उन्होंने किसी टाइम पे उनके राइट्स के लिए लड़ाई की थी। तो ये भी एक प्रूफ है इस बात का कि जो हमारी एथनिक ग्रुप्स हैं वो सिर्फ कल्चर पे बेस्ड नहीं होते, वो इंटरेस्ट्स पे, इश्यूज पे भी बेस्ड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पैसेज का मेन आइडिया क्या है? इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हमें पैसेज की एक शॉर्ट समरी बनानी होगी दिमाग में। जैसे कि पहले जब शुरुआत थी तब पैसेज में बात हो रही थी एथनिसिटी की, उसकी दो तरह की डाइवर्जेंट डेफिनेशंस दी थी ऑथर ने। फिर ये कहा था कि ये दोनों जो डेफिनेशंस हैं ये यूएसए की एथनिसिटी को समझा नहीं पाएंगी, और फिर उन्होंने अपनी खुद की एक डेफिनेशन दी जिसमें उन्होंने कहा कि कल्चरल सिमिलैरिटी भी ज़रूरी है, इंटरेस्ट की सिमिलैरिटी भी ज़रूरी है, और ये जो एथनिक ग्रुप्स हैं ये रियल लाइफ सिचुएशंस के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। ठीक है। अपनी इसी बात को प्रूव करने के लिए फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिया सिविल राइट्स मूवमेंट का, उसके बाद एग्जाम्पल दिया मैक्सिकन अमेरिकन का, फिर लास्ट एग्जाम्पल उन्होंने दिया अबाउट ट्रेडिशनल हॉलीडेज़। ठीक है। तो एक तरह से पैसेज का मेन जो एम था लिखने का वो यही था कि एथनिसिटी जो है वो सिर्फ कल्चरल सिमिलैरिटी पे या फिर इंटरेस्ट की सिमिलैरिटी पे बेस्ड नहीं है, बल्कि इन दोनों को कॉम्प्लीमेंट करते हुए एक एथनिक ग्रुप बनाया जाता है। ऑप्शन ए, इन their definitions of nature of ethnicity they have underestimated the power of primordial human need to belong। ये बात जो है, पहली बात ये पैसेज का मेन आइडिया भी नहीं है, दूसरी बात ये स्टेटमेंट ही गलत है क्योंकि सोशियोलॉजिस्ट जो थे उनकी डेफिनेशंस में से एक डेफिनेशन में यही कहा गया था कि जो प्राइमोर्डियल ह्यूमन नीड है बिलोंग करने की, वही एथनिक ग्रुप्स को बना रही है, क्योंकि जो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग है वो ह्यूमंस को अपनी रेस के साथ, अपनी रिलीजन, अपने कल्चर के साथ मिलती है। तो वन ऑफ द डेफिनेशंस वाज दिस। सो ऑप्शन ए तो पूरी तरह से गलत ही माना जाएगा। सेकेंड इज एथनिसिटी इज अ डायनामिक प्रोसेस, इट कंबाइंस कल्चरल कॉम्पोनेंट्स विद शेयर्ड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स। ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि ऑथर ने सबसे पहले अपनी ये डेफिनेशन दी थी और फिर इसी डेफिनेशन को प्रूव करने के लिए ऑथर ने कई सारे एग्जाम्पल्स दिए। तो पैसेज का मेन आइडिया भी यही होगा। ऑप्शन सी, इन द यूनाइटेड स्टेट्स इन 20th सेंचुरी एथनिक ग्रुप्स हैव बिगन टू ऑर्गेनाइज इन ऑर्डर टू फर्दर देयर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स। ये बात सही है, लेकिन ये पैसेज का मेन आइडिया नहीं है। ये सिर्फ एक पैराग्राफ में बात कही गई थी कि 20th सेंचुरी में जो मैक्सिकन अमेरिकन हैं उन्होंने अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ने का सोचा। Ethnicity in the United States has been significantly changed by the civil rights movement। ये बात जो है ये भी बिल्कुल सही है कि एथनिसिटी जो है उसे चेंज किया है सिविल राइट्स मूवमेंट ने, लेकिन अगेन पैसेज का मेन आइडिया ये नहीं था, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था। सो ऑप्शन डी विल ऑल्सो बी रॉन्ग। The two definitions of ethnicity that have dominated sociologist discussions are incompatible and should be replaced by entirely new approach। ये बात जो है ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन पैसेज का मेन आइडिया अगेन ये नहीं था। ऑथर ने इनफैक्ट ये भी कहा कि ये जो दो डेफिनेशंस हैं ये यूज़फुल हैं,
लेकिन ये यूएसए के लिए सही नहीं है, ठीक है। और एक नई अप्रोच से उसे देखने की ज़रूरत नहीं थी, जबकि ये कहा गया था कि ऑथर का ओपिनियन क्या है एथनिसिटी के बारे में। तो ऐसा कुछ नहीं कहा गया था कि इसे न्यू अप्रोच से देखने की ज़रूरत है। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि यूएसए के लिए मैं जो डेफिनेशन दे रहा हूँ वो ज़्यादा बेटर होगी। सो ऑप्शन ई विल ऑल्सो बी रॉन्ग। ऑप्शन ई में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 2, जो एथनिसिटी की 2 डेफिनेशंस दी गई थी उनके बारे में पैसेज में क्या लिखा गया है, ठीक है। तो पैसेज में ये कहा गया था कि पहली जो डेफिनेशन है वो प्राइमोर्डियल अनचेंजिंग है, और इसके हिसाब से एथनिक ग्रुप्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं ड्यू टू सिमिलर एंसेस्टर्स और सिमिलर कल्चर। वहीं पे जो दूसरी डेफिनेशन थी वो ये कह रही थी कि कल्चरल सिमिलैरिटी होना ज़रूरी नहीं है, सिमिलैरिटी ऑफ इंटरेस्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। यानी कि जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इश्यूज हैं वो सिमिलर होने चाहिए एक एथनिक ग्रुप को बनाने के लिए। ऑप्शन ए, वन इज सपोर्टेड प्राइमरी बाय सोशोलॉजिस्ट, अदर इज फेवर्ड बाय मेंबर्स ऑफ एथनिक ग्रुप्स। ये बात बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि साफ साफ दिया है ऑथर ने कि सोशोलॉजिस्ट जो हैं उन्हीं के 2 तरह के व्यूज़ हैं ये एथनिसिटी के बारे में। सो दिस इज़ रॉन्ग। वन एम्फसाइजेज द पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एथनिसिटी और दूसरा बता रहा है इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स के बारे में। तो ये बात भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक डेफिनेशन जो है हमारी वो बात कर रही है अबाउट कल्चरल सिमिलैरिटी, और दूसरी डेफिनेशन बात कर रही है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इश्यूज़ के बारे में। One is the result of analysis of United States population, other is result of analysis of European population। ये बात फिर से गलत हो जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स की एथनिसिटी के बारे में ही बात कर रहे हैं। One focuses more on ancestral components than does the other। ये बात जो है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि एक डेफिनेशन में बताया है कि एंसेस्ट्री जो है वो सिमिलर होनी चाहिए, और दूसरी डेफिनेशन में कहा है कि इंटरेस्ट सिमिलर होना चाहिए। वन फोकसेस मोर ऑन इमिग्रेंट ग्रुप्स दैन डज दी अदर। तो इमिग्रेशन के बारे में इन दोनों ही डेफिनेशंस में कोई बात नहीं हुई है। सो ऑप्शन ई इज रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 3, नेटिव अमेरिकन लोगों का एग्जाम्पल ऑथर ने क्यों दिया है, ठीक है। तो ऑथर ने ये एग्जाम्पल इसलिए दिया था क्योंकि वो ये कहना चाह रहे थे कि जो एथनिक ग्रुप्स हैं उनके अंदर जो कल्चरल सिमिलैरिटीज़ हैं, तो उसके साथ ही साथ उनके जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं वो भी डिपेंड करते हैं उनकी एथनिसिटी को बताने में। ऑप्शन ए, द एबिलिटी ऑफ मेंबरशिप इन ग्रुप्स बेस्ड ऑन शेयर्ड एंसेस्ट्री एंड कल्चर टू सैटिस्फाई एन एसेंशियल ह्यूमन नीड। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि नेटिव अमेरिकन्स का एग्जाम्पल ऑथर ने अपनी डेफिनेशन को प्रूव करने के लिए किया था, जिस डेफिनेशन में उन्होंने ये कहा था कि एंसेस्ट्री और कल्चर इम्पॉर्टेंट नहीं है, कल्चर के साथ साथ इंटरेस्ट भी सिमिलर होना चाहिए। सो ऑप्शन ए विल बी एंटायरली रॉन्ग। हाउ एथनिक फीलिंग्स हैव बोथ मोटिवेटेड एंड बीन स्ट्रेंथेंड बाय पॉलिटिकल एक्टिविटी। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि नेटिव अमेरिकन्स के केस में भी यही हुआ था। वहाँ पे एथनिक फीलिंग्स तो थी ही, वो अपनी हिस्ट्री और कल्चर को तो बचाना ही चाहते थे, साथ ही साथ में उनके जो पॉलिटिकल इश्यूज थे वो भी सिमिलर थे, क्योंकि उन्हें पॉलिटिक्स में थोड़ा ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन चाहिए था। सो ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। How civil rights movement can help promote solidarity among United States ethnic groups। तो ऑथर ने कहीं भी ये नहीं कहा है कि सिविल राइट्स मूवमेंट से 2 एथनिक ग्रुप्स के बीच में यूनिटी पैदा हुई है। उन्होंने सिर्फ ये बात कही है कि एथनिक ग्रुप्स जो हैं उनके अंदर कल्चरल सिमिलैरिटी थी, पर जब सिविल राइट्स मूवमेंट हुआ तब अफ्रीकन अमेरिकन्स और नेटिव अमेरिकन्स दोनों ने मिलके लड़ाई की। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों एथनिक ग्रुप्स में यूनिटी बढ़ रही है सिविल राइट्स मूवमेंट की वजह से, ठीक है। आप ऑप्शन सी में कंफ्यूज ना हो, ठीक है। नेटिव अमेरिकन्स का एग्जाम्पल ऑथर ने इसलिए दिया है कि एथनिक फीलिंग्स और जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं दोनों को ही कंबाइन करें अगर, तो हमारा एक एथनिक ग्रुप बन रहा है, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज रॉन्ग। हाउ पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल सिस्टम हैज़ हेल्प टू इम्प्रूव अ ग्रुप्स इकोनॉमिक सिचुएशन। ये बात भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऑथर ने इस बारे में कोई बात नहीं की है कि किस तरह से पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स रिलेटेड है। द बेनिफिट्स गेन फ्रॉम रिन्यूड स्टडी ऑफ एथनिक हिस्ट्री एंड कल्चर। ये बात भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एथनिक हिस्ट्री और कल्चर की बात नहीं हुई है, यहाँ पे ये बात हुई है कि एथनिसिटी को भी उन्होंने प्रमोट किया और उन्होंने अपने पॉलिटिकल इश्यूज़ को भी प्रमोट किया। सो ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, मैक्सिकन अमेरिकन कम्युनिटी के बारे में पैसेज में क्या दिया गया है। ऑप्शन ए,
1960s में मैक्सिकन अमेरिकन जो थे वो दूसरे एथनिक ग्रुप्स के कस्टम्स को ऑब्जर्व कर रहे थे बाय देयर ओन एथनिक हॉलीडेज। ये बात जो है आपको लग सकता है कि ये ऑप्शन करेक्ट है, बट दिस ऑप्शन वुड बी रॉन्ग। दैट इज़ बिकॉज पैसेज में कहीं भी ये बात नहीं दी गई है कि उन्होंने अपने जो ट्रेडिशनल हॉलीडेज़ हैं वो कहीं और से लिए हैं। पैसेज में ये दिया गया है कि दो एथनिक ग्रुप्स में ये सिमिलैरिटी है कि उनके ट्रेडिशनल हॉलीडेज़ किस वजह से बनाए गए हैं। सो ऑप्शन ए वुड बी रॉन्ग। इन 1960s Mexican Americans promoted ethnic solidarity primarily in order to effect economic change। ये बात जो है इस स्टेटमेंट का हाफ स्टेटमेंट तो करेक्ट है, बाकी का गलत है। यानी कि वो एथनिक सॉलिडारिटी लाना चाह रहे थे लेकिन इकोनॉमिक चेंज के लिए नहीं। वो अपने जो इश्यूज थे उन्हें सही करना चाह रहे थे, यानी कि इमिग्रेशन और जो उनके वोटिंग राइट्स है उनके बारे में बात करना चाह रहे थे। सो दे वर पॉलिटिकल इश्यूज। सो ऑप्शन बी विल ऑल्सो बी रॉन्ग। 1960s में दे मेड एफर्ट्स टू प्रमोट ethnic history and culture। अगेन दिस इज़ ऑल्सो entirely wrong क्योंकि वो अपने पॉलिटिकल इश्यूज़ को प्रमोट करना चाह रहे थे। 1960s में मैक्सिकन अमेरिकन कम्युनिटी जो है वो बात कर रही थी अपने इशू के बारे में जो था वोटिंग राइट्स। सो ऑप्शन डी वुड बी राइट। ऑप्शन ई, दे हैड ग्रेटर सक्सेस इन मोबिलाइजिंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो ये बात जो है पैसेज में कहीं नहीं दी गई है। ऐसा हो सकता है ये बात सच हो, लेकिन पैसेज में ऑथर ने इस बारे में कहीं बात नहीं की है कि मैक्सिकन अमेरिकन जो हैं उन्हें ज़्यादा सक्सेस मिली और दूसरे एथनिक ग्रुप्स को कम सक्सेस मिली। सो ऑप्शन ई वुड बी रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 5, किस तरह के एथनिक कल्चरल एक्सप्रेशन के बारे में ऑथर ने बात की है। तो ऑथर ने लास्ट पैराग्राफ में बात की थी कि मैक्सिकन अमेरिकन सेलिब्रेट करते सिंको द मायो और आयरिश अमेरिकन सेलिब्रेट करते सेंट पैट्रिक्स डे। ऑप्शन ए, द रीटेलिंग ऑफ ट्रेडिशनल नैरेटिव्स। तो नैरेटिव्स के बारे में कहीं कोई बात नहीं हुई है, कि ऐसा कहीं नहीं कहा है ऑथर ने कि ये लोग अपना कल्चर प्रमोट करने के लिए जो इनके ट्रेडिशनल टेल्स हैं या कहानियाँ हैं वो सुना रहे हैं। सो ऑप्शन ए वुड बी इंटायरली रॉन्ग। वेयरिंग ऑफ ट्रेडिशनल क्लोथिंग के बारे में भी यहाँ कोई बात नहीं हुई है। म्यूज़िक के बारे में कोई बात नहीं हुई है। कुजीन के बारे में कोई बात नहीं हुई है। यहाँ सिर्फ बात हुई है ट्रेडिशनल हॉलीडेज़ की, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब ये बात कर रहे हैं सिंको दी मायो और सेंट पैट्रिक्स डे की, तो ये दोनों ही रिलीजियस इनके फेस्टिवल्स हैं जिनको ये सेलिब्रेट करते हैं, तो ये एक तरह से इनके ट्रेडिशनल हॉलीडेज़ हुए। सो ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, जो हमारे यूरोपियन एथनिक ग्रुप्स थे उनके बारे में पैसेज में क्या दिया गया है। तो इनके बारे में ये कहा गया है कि इन्होंने 19th सेंचुरी में जो एथनिक सिंबल्स हैं उन्हें कंबाइन कर दिया था विद देयर सिविक सिंबल्स। यानी कि ये अपने पॉलिटिकल इश्यूज़ और साथ ही साथ में अपने जो कल्चरल इश्यूज़ हैं उनको कंबाइन करके बता रहे थे। So they emphasized economic interests as a way of mobilizing constituents behind certain issues। ये बात entirely wrong है क्योंकि यूरोपियन ग्रुप्स ने क्या किया था, अपने कल्चर को और अपने जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स हैं उनको कंबाइन करके और यूनिटी क्रिएट करना चाहिए थी। They conceived of their own ethnicity as being primordial in nature। Again, this is entirely wrong क्योंकि ऐसा कहीं भी पैसेज से हमें नहीं समझ आता है कि उन्होंने अपनी एथनिसिटी को एंशंट या पुराना बताया था। They created cultural traditions that fused United States symbols with those of their countries of origin। तो ये बात जो है इसे बस अलग तरीके से लिखा गया है, बाकी इसका मतलब जो है वो इंटायरली सिमिलर है। यानी कि जैसा कि पैसेज में दिया गया था कि दे कंबाइंड एथनिक सिंबल्स वो जो कि उनकी ओरिजिन कंट्री के हैं और सिविक सिंबल्स वो जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के सिंबल्स हैं। ठीक है, सो ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। दे डी एम्फसाइज्ड कल्चरल कंपोनेंट्स इन फेवर ऑफ पॉलिटिकल इंटरेस्ट। ये बात इंटायरली रॉन्ग हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कल्चरल और पॉलिटिकल इंटरेस्ट दोनों को कंबाइन करके सिंबल्स बनाए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो डी एम्फसाइज तो नहीं कर रहे हैं अपने कल्चर को। They organized formal community groups designed to promote renaissance of ethnic history and culture। ये बात फिर से गलत है क्योंकि वो अपनी हिस्ट्री और कल्चर को प्रमोट नहीं करना चाहते थे, वो अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को शो करना चाहते थे विद द हेल्प ऑफ देयर एथनिसिटी। क्वेश्चन नंबर 7, हेनरी सिस्नेरोस जो है वो क्या बिलीव करते थे। तो जब हम पैसेज देखते हैं वहाँ पे दिया गया है कि हेनरी सिस्नेरोस काफ़ी बार बातें किया करते थे अबाउट बेनितो जुआरेस, जो कि एक बहुत बड़े मैक्सिकन लीडर थे। वो ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि वो चाहते थे कि मैक्सिकन अमेरिकन मोटिवेट हो जाएं और अपने सिविल राइट्स के लिए लड़ें। ठीक है,
ऑप्शन ए, मेनी मैक्सिकन अमेरिकन्स वुड रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू द एग्जाम्पल ऑफ बेनितो जुआरेस। ये बात जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब हेनरी सिस्नरोस को पता है कि लोग बेनितो जुआरेस के नाम से रिस्पॉन्ड करेंगे, तभी तो वो उनका नाम लेंगे ताकि लोग अपने सिविल राइट्स के लिए लड़ें। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। मेनी मैक्सिकन अमेरिकन्स वर इनसफिशिएंटली एजुकेटेड इन मैक्सिकन हिस्ट्री। ऑब्वियस सी बात है कि बेनितो जुआरेस जो इतने बड़े मेयर थे, वो लोगों को मैक्सिकन हिस्ट्री तो सिखाना नहीं चाह रहे थे। सो ऑप्शन बी वुड ऑल्सो बी रॉन्ग। फाइट फॉर सिविल राइट्स इन यूएसए हैड स्ट्रॉन्ग पैरेलल्स इन मैक्सिकन एंड आयरिश हिस्ट्री। अब यहाँ पे कहीं भी हेनरी सिस्नरोस की बातों से ये नहीं लगता कि वो यूनाइटेड स्टेट्स के सिविल राइट्स मूवमेंट को और मैक्सिकन एंड आयरिश हिस्ट्री को कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। यानी कि वो ये नहीं कह रहे थे कहीं भी कि जो यूनाइटेड स्टेट्स का सिविल राइट्स मूवमेंट था और जो मैक्सिकन हिस्ट्री है उसमें कई सारी चीज़ें सिमिलर हैं। सो ऑप्शन सी इज़ ऑल्सो रॉन्ग। Quickest way of organizing community-based groups was to emulate the tactics of Benito Juarez। तो ये बात जो है ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि हेनरी सिस्नरोस सिर्फ बेनितो जुआरेस को एक बहुत बड़ा मैक्सिकन लीडर मानते थे और वो कहते थे कि उन्हीं की तरह हमें भी अपने राइट्स के लिए लड़ना चाहिए। वो ये नहीं कह रहे थे कि हमें बेनितो जुआरेस के टैक्टिक्स को यूज़ करना चाहिए, ठीक है। सो ऑप्शन डी वुड बी रॉन्ग। मैक्सिकन अमेरिकन शुड एमुलेट द स्ट्रैटेजीज ऑफ नेटिव अमेरिकन पॉलिटिकल लीडर्स। ये ऑप्शन देखते ही आप कैंसिल कर दीजिएगा, क्योंकि कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं कही गई है जिससे मैक्सिकन्स और नेटिव अमेरिकन के बीच में कंपैरिजन हुआ हो। नाउ वी मूव ऑन टू पैसेज नंबर 5। तो इस पैसेज में बात की गई है अबाउट इन्वेस्टमेंट इन सुपीरियर सर्विस। ऑथर ने ये कहा है कि अगर कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है सर्विस इम्प्रूवमेंट में, तो ये उसके लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट कर सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर तरह का इम्प्रूवमेंट जो है सर्विस में वो इस एडवांटेज को पैदा करे, ठीक है। इसलिए हमें जो सर्विस में इन्वेस्टमेंट्स हैं उन्हें ध्यान से करना चाहिए, बहुत केयरफुली करना चाहिए। अब ऑथर कह रहे हैं कि जिस तरह से एक बैलेंस होता है प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में, यानी कि जितना हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है उतना ही हम प्रोड्यूस करेंगे, उसी तरह से हमें बैलेंस मेंटेन करना होगा बिटवीन इन्वेस्टमेंट इन सर्विस एंड इन्वेस्टमेंट इन टैंजिबल बेनिफिट्स। यानी कि जिस तरह से सर्विस जो है उसमें जब हम इन्वेस्ट करते हैं, हम मेजर नहीं कर सकते कि हमने जो सर्विस में इम्प्रूवमेंट किया है उसकी वजह से हमारा कितना प्रॉफिट हुआ है या हमारे कितने कस्टमर्स इंक्रीज हुए हैं। लेकिन जो हमारे टैंजिबल बेनिफिट्स है, जैसे कि अगर हम कॉस्ट रिड्यूस करते हैं तो हमारा जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज होगा, जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि हमारे कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरह से ये जो बैलेंस है दोनों के बीच में वो क्रिएट होना चाहिए, जिसकी वजह से अगर जो हमने सर्विस में इन्वेस्टमेंट किया है वो फ़ायदेमंद नहीं भी होता, अगर सर्विस में इन्वेस्टमेंट करने से नए कस्टमर्स नहीं भी आ रहे हैं, तो भी हमारे जो टैंजिबल बेनिफिट्स हैं उनकी वजह से वो लॉस बैलेंस हो जाए और कंपनी को एज अ होल कोई लॉस ना हो, ठीक है। अब कंपनी जो है अगर वो ऑलरेडी ऑन अ पार है अपने कॉम्पिटिटर्स से, यानी कि वो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है, कोई बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है उनके बीच में, साथ ही साथ वो ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रही है जिससे उसकी रेपुटेशन डैमेज नहीं हो रही है और उसके जो कस्टमर्स हैं वो कांस्टेंट है, ठीक है, चेंज नहीं हो रहे बहुत ज़्यादा, यानी कि फ्लक्चुएट नहीं हो रहे, कस्टमर्स कम नहीं हो रहे उनके, तो तब अगर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं हायर सर्विस लेवल्स में तो उसका कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि सर्विस में हम सिर्फ तब इन्वेस्ट करते हैं जब बहुत एक्सट्रीम सिचुएशंस हो। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी कंपनी की रेपुटेशन बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई है क्योंकि वो जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसमें काफ़ी टॉक्सिक केमिकल्स हैं या हार्मफुल चीज़ें हैं, तो अब उसे अपनी सर्विस को इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि उसे अपने प्रोडक्ट्स को बेचना है, अपने कस्टमर्स को रोकना है उनके प्रोडक्ट्स को लीव करने से। तो तब वहाँ पे सर्विस जो है वो एक डिसाइडिंग फैक्टर की तरह काम करेगी। बाकी जो नॉर्मल सिनेरियोज हैं जहाँ पे कंपनी का कंपटीशन भी दूसरे कंपेटिटर्स से बराबर है, उसकी सर्विस भी अच्छी है और उसके जो कस्टमर्स हैं वो भी कांस्टेंट है, तब हमें सर्विस में इन्वेस्टमेंट करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। इसी को समझाने के लिए ऑथर बात कर रहे हैं अबाउट अ रीजनल बैंक। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सर्विस में एक इम्प्रूवमेंट किया जो बुरी तरह से फेल हो गया, ठीक है। इम्प्रूवमेंट ये था कि उन्होंने टाइम रिड्यूस कर दिया कि एक कस्टमर को कितनी देर रुकना पड़ता है टेलर से मिलने के लिए, ठीक है। तो अब उन्होंने ये चीज़ इम्प्रूवमेंट तो कर दी,
लेकिन उन्हें लगा कि इससे कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे, नए कस्टमर्स आएंगे, पर उन्हें ये बात नहीं पता थी कि बैंकिंग इंडस्ट्री में कस्टमर इनर्शिया होती है, यानी कि कस्टमर्स जो हैं वो बार बार इधर उधर नहीं जाते, बैंक्स बार बार चेंज नहीं करते, क्योंकि ये काफ़ी इनकन्वीनियंट होता है। यानी कि अगर मैंने किसी एक बैंक में अकाउंट खोल लिया है तो अब मैं दूसरे बैंक में अकाउंट खोलने नहीं जाऊंगी, क्योंकि ये काफ़ी इनकन्वीनियंट प्रोसीजर होता है, बहुत ईजी नहीं होता। तो और साथ ही साथ इन्होंने ऐसी कोई हमें स्कीम नहीं दी थी, ऐसा कोई ऑफर नहीं दिया था जिससे कि नए कस्टमर्स अट्रैक्ट हो। यानी कि अगर ऐसा होता कि बाकी बैंक्स जो हैं वो 3% इंटरेस्ट पे सेविंग्स अकाउंट पे दे रहे हैं, और ये जो रीजनल बैंक है इसने मान लो 6% कर दिया है अपना सेविंग्स पे इंटरेस्ट रेट, तो ऑब्वियस सी बात है कि कस्टमर्स जो हैं वो इस बैंक से अट्रैक्ट होके आएंगे। तो ऐसा इन्होंने कोई ऑफर नहीं दिया, तो इसलिए नए कस्टमर्स ऑब्वियस सी बात है नहीं आएंगे। दूसरी चीज़, इन्होंने जो सर्विस में इम्प्रूवमेंट किया था वो ऐसा नहीं था कि दूसरे कॉम्पिटिटर्स कॉपी ना कर पाए, तो ऑब्वियस सी बात है इनको कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी नहीं मिल रही थी दूसरों के अगेंस्ट। सिर्फ एक ही एडवांटेज था इस पूरे इम्प्रूवमेंट का, वो ये था कि ये कस्टमर्स को ईजिली समझाया जा सकता था, क्योंकि ये काफ़ी सिंपल, काफ़ी ईजी सा सर्विस इम्प्रूवमेंट था। तो ऑल इन ऑल ऑथर ये बात कहना चाह रहे हैं कि सर्विस में जो इन्वेस्टमेंट है उसे हमें केयरफुली करना चाहिए, बहुत ध्यान से करना चाहिए। अदरवाइज ज़रूरी नहीं है कि वो हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे, वो कई बार फेल भी हो सकता है। तो अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पैसेज का प्राइमरी पर्पस क्या है? तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए भी हमें एक समरी बनानी होगी दिमाग में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पैसेज में ये दिया गया है कि हम जो सर्विस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि वो एडवांटेजेस हो, इसे हमें बहुत ही केयरफुली सर्विस में इन्वेस्ट करना होगा। और फिर इसी बात को प्रूव करने के लिए ऑथर ने एग्जाम्पल दिया है एक रीजनल बैंक का, जहाँ पे सर्विस में इन्वेस्टमेंट करने से उस बैंक को लॉस हुआ, वो जो इन्वेस्टमेंट था वो पूरी तरह से फेल हो गया। ऑप्शन ए, कंट्रास्ट पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ टाइप ऑफ बिजनेस इन्वेस्टमेंट। ये जो टाइप ऑफ बिजनेस इन्वेस्टमेंट है ये सर्विस के अंदर इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, और यहाँ पे ऑब्वियसली बात है पैसेज में कहीं भी कंट्रास्ट नहीं किया हुआ है दो तरह के आउटकम्स को। यानी कि जब हमने सर्विस में इन्वेस्ट किया तो ऑथर ने कहीं नहीं कहा कि एक तरफ तो जो है कंपनी को प्रॉफिट होगा, एक तरफ कंपनी को लॉस होगा, ऐसा कुछ नहीं कहा है। ऑथर ने सिर्फ इतना कहा है कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सर्विस में इम्प्रूवमेंट करने से प्रॉफिट ही हो। सो ऑप्शन ए वुड बी रॉन्ग। ठीक है, पैसेज का प्राइमरी पर्पस ये नहीं था, पैसेज को ये समझाना था हमें कि सर्विस में इन्वेस्टमेंट बहुत ध्यान से करना चाहिए। सजेस्ट मोर केयरफुल एवेल्युएशन ऑफ अ टाइप ऑफ बिजनेस इन्वेस्टमेंट, ये बात जो है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑथर यही चाह रहा था, वो अपने एग्जाम्पल से यही प्रूव करना चाह रहा था कि सर्विस में इन्वेस्टमेंट जब हम कर रहे हैं तो उसके अंदर हमें बहुत केयरफुल रहना होगा, क्योंकि हो सकता है कि वो फेल हो जाए। illustrate ways in which type of business investment could fail to enhance revenues, ये बात जो है ये भी बिल्कुल पूरी तरह से गलत है, क्योंकि शुरुआत में ही ऑथर ने कहा था कि हम सर्विस इम्प्रूवमेंट जनरली करते हैं टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ठीक है, यानी कि हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन्हें पछाड़ने के लिए हम इस तरह के सर्विस इम्प्रूवमेंट्स को करते हैं। तो यहाँ पे हम रेवेन्यूज़ को एनहांस करने की कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। ट्रेस द जनरल प्रॉब्लम्स ऑफ अ कंपनी टू अ सर्टेन टाइप ऑफ बिजनेस इन्वेस्टमेंट, ये बात जो है ये इस पैसेज में कही गई है। ऑब्वियसली बात है कंपनी को काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं जब उसे कोई इन्वेस्टमेंट करना होता है, लेकिन पैसेज का जो पर्पस है, पैसेज का जो मेन एम है लिखे जाने का, वो ये नहीं है। ठीक है, वो किसी कंपनी की प्रॉब्लम्स को नहीं बता रहा है, वो सिर्फ बता रहा है कि किसी कंपनी को कब सर्विस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। Criticize the way in which managers tend to analyze costs and benefits of business investments, ये बात भी बिल्कुल गलत है। मैनेजर्स को क्रिटिसाइज किया गया है, कहा गया है पैसेज में कि उन्होंने रियलाइज़ नहीं करी ये बात कि उन्हें किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है, कब नहीं करना है, बट पैसेज का अगेन मेन एम ये नहीं था, मैनेजर्स को क्रिटिसाइज करना इस पैसेज का मेन एम नहीं था। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, इन्वेस्टमेंट इन सर्विस को किस बेसिस पे इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से कंपेयर किया गया है? तो जैसा कि पैसेज में कहा था कि जितनी डिस्ट्रीब्यूशन होगी उतना ही प्रोडक्शन होगा, यानी कि जितना हमें डिमांड है उतना ही हम प्रोड्यूस करेंगे। वहीं पे ये भी कहा गया था कि इसी तरह से जितना हम सर्विस में इन्वेस्ट कर रहे हैं उतना ही हमें
टैंजिबल बेनिफिट्स में भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक बैलेंस बना के रखना है हमें। अगर सर्विस इम्प्रूवमेंट में हमारा कोई बेनिफिट नहीं होता है, हमारी कंपनी को कोई एडवांटेज नहीं होता है, तो एटलीस्ट जो टैंजिबल बेनिफिट्स हैं वो तो हमें मिलेंगे ही। और वहीं पे हमने ये भी कहा था कि जितना डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए उतना ही अगर हम प्रोडक्शन करेंगे तो कंपनी को एज अ होल कोई लॉस नहीं होगा। तो इन दोनों चीज़ों को इस तरह से कंपेयर किया गया था कि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को बैलेंस करती हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, और ये ज़रिया है एक दूसरे को मेजर करने का। यानी कि जितना हमें सर्विस में इन्वेस्ट करना है उतना ही हमें टैंजिबल बेनिफिट्स में इन्वेस्ट करना है, जितना हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है उतना ही हमें प्रोड्यूस करना है। ऑप्शन ए, टैंजिबिलिटी ऑफ बेनिफिट्स दैट दे टेंड टू कॉन्फर। अब ऑप्शन ए को देखते ही आप काफ़ी कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको लगेगा कि यही सही ऑप्शन है, बट ऑप्शन ए इज़ एंटायरली रॉन्ग। क्योंकि ये चीज़ जो है टैंजिबिलिटी है, ये डिफरेंशिएट करने के लिए यूज़ की गई है बिटवीन सर्विस इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट इन टैंजिबल बेनिफिट्स। इन दोनों के बीच में जब हम कंपैरिजन करेंगे, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ टैंजिबिलिटी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑथर ने पूछा है कि हम किस बेसिस पे इन्वेस्टमेंट इन सर्विस और इन्वेस्टमेंट इन डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन को कंपेयर कर रहे हैं। तो हमारा कंपैरिजन ही अलग है, तो बेसिस भी अलग ही होगा। ऑप्शन ए वुड बी रॉन्ग। इंक्रीज रेवेन्यूज दैट दे अल्टीमेटली प्रोड्यूस, ये बात भी इंटायरली रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे हम रेवेन्यू की बात ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम कंपनी के प्रॉफिट और लॉस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि अगर जितना डिस्ट्रीब्यूशन है उतना ही हम प्रोडक्शन करेंगे तो कंपनी को कोई लॉस नहीं होगा। जितना सर्विस में इन्वेस्टमेंट है उतना ही अगर टैंजिबल बेनिफिट्स में इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी को कोई खास लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे रेवेन्यू के बेसिस पे इन दोनों चीज़ों को कंपेयर नहीं किया गया है, यानी कि सर्विस में इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन के बीच में जो कंपैरिजन है, that is not on the basis of the increased revenues, basis on which they need to be weighed। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। आप ये देखिए कि जितना हमें प्रोडक्शन करना है, इस चीज़ को हम कैसे वे करेंगे, कैसे मेजर करेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूशन से मेजर करेंगे। जितना डिस्ट्रीब्यूट करना है उतना ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा। जिस तरह से हम सर्विस को मेजर करने के लिए, सर्विस को वे करने के लिए जितना हमें इन्वेस्टमेंट सर्विस में करना है, वो चीज़ पता लगाने के लिए हम टैंजिबल बेनिफिट्स को देखेंगे। यानी कि एक तरह से ये एक दूसरे का मेजर बन रहे हैं, तो इस बेसिस पे हम इन दोनों चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं। सो ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। इनसफिशिएंट एनालिसिस दैट मैनेजर्स डिवोट टू देम, ये बात जो है ये इंटायरली रॉन्ग है, क्योंकि ऐसा ऑथर ने कहीं भी नहीं कहा है कि मैनेजर्स जो हैं वो किस बेसिस पे सर्विस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, किस बेसिस पे नहीं करते हैं। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन में एक तरह का बैलेंस है, उसी तरह से सर्विस इन्वेस्टमेंट और टैंजिबल बेनिफिट्स के इन्वेस्टमेंट में एक तरह का बैलेंस होना चाहिए। सो ऑप्शन डी वुड बी रॉन्ग। डिग्री ऑफ कंपेटिटिव एडवांटेज दैट दे आर लाइकली टू प्रोवाइड, ये बात भी इंटायरली रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि कंपेटिटिव एडवांटेज जो है वो सिर्फ हमने सर्विस प्रोवाइड करने के टाइम पे बात की थी, और कहीं भी हमने इस बारे में कोई बात नहीं की है। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, जो रीजनल बैंक सर्विस प्रोवाइड कर रहा था बिफोर एनहांसिंग दैट सर्विस, उसके बारे में पैसेज में क्या सजेस्ट किया गया है। तो जब आप पैसेज देखेंगे वहाँ लिखा गया है कि अगर कोई कंपनी है विच इज़ इफेक्टिवली ऑन अ पार विद इट कॉम्पिटिटर्स, यानी कि वो इक्विवेलेंट कंपटीशन शो कर रही है, ना वो अपने कंपेटिटर्स से सुपीरियर है ना वो इन्फीरियर है। ठीक है, और साथ ही साथ वो ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रही है जिससे उसकी रेपुटेशन भी डैमेज ना हो रही हो, और उसके जो कस्टमर्स हैं वो कांस्टेंट हो। ठीक है, तो इस टाइम पे अगर वो इन्वेस्टमेंट करती है सर्विस में तो वो वेस्टेड है, वो कोई काम का नहीं है, क्योंकि सर्विस में इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक्सट्रीम सिचुएशंस में करना चाहिए। ठीक है, तो यही बात को समझाने के लिए ऑथर ने एग्जाम्पल दिया है उस रीजनल बैंक का, यानी कि ये सारी बातें जो हैं वो सच थी फॉर द रीजनल बैंक। ऑप्शन ए, इट इनेबल्ड द बैंक टू रिटेन कस्टमर्स एट एन एक्सेप्टेबल रेट, यानी कि उनकी सर्विस ऐसी थी जिसकी वजह से उनके कस्टमर्स कांस्टेंट थे, तो ये बात बिल्कुल सही है। इट थ्रेटन टू वीकन द बैंक्स कंपेटिटिव पोजीशन। अब वीकन जब भी आप देखें तो इस ऑप्शन को इनकरेक्ट मार्क कर दें, क्योंकि यहाँ साफ साफ दिया गया है कि जो कंपेटिटिव पोजीशन है उस रीजनल बैंक की, वो अपने कंपेटिटर्स के कंपैरिजन में ना ही सुपीरियर थी ना ही इंफीरियर थी, इट वाज ऑन अ पार विद देम। ठीक है, it had already been improved after having caused damage to the bank's reputation।
तो बैंक की जो रेपुटेशन है वो भी डैमेज नहीं हुई थी, ऐसा साफ साफ इस पैसेज में दिया गया है। सो ऑप्शन सी इज ऑल्सो रॉन्ग। इट वॉज स्लाइटली सुपीरियर टू दैट ऑफ बैंक्स रीजनल कंपेटिटर्स। अगेन ऑप्शन डी विल ऑल्सो बी रॉन्ग, क्योंकि जैसा मैंने कहा था ऑन अ पार का मतलब है कि कंपेटिटर्स से वो रीजनल बैंक इक्विवेलेंट था, ना ही सुपीरियर था ना ही इंफीरियर था। It needed to be improved to attain parity with service provided by competing banks. Again, E is also wrong, क्योंकि on a par का exact meaning यही है कि जो regional बैंक है वो बाकी competing बैंक से parity पे ही था, so उसे service में improvement करने की कोई ज़रूरत नहीं थी. So the correct answer would be option A. क्वेश्चन नंबर 4, जो रीजनल बैंक के मैनेजर्स थे वो ऐसा क्या नहीं समझ पाए थे जिसकी वजह से उनका सर्विस इम्प्रूवमेंट जो है वो फेल हो गया था। तो 3 चीज़ें थी जो ऑथर ने कही थी वो नहीं समझ पाए थे। पहली चीज़ ये थी, वो ये नहीं समझ पाए थे कि बैंकिंग इंडस्ट्री में एक कस्टमर इनर्शिया होती है, यानी कि लोग जो हैं वो बैंक्स बहुत ज़्यादा स्विच नहीं करना चाहते, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना चाहते। दूसरी चीज़ जो वो नहीं समझ पाए थे वो ये था कि उन्होंने ऐसा कोई ऑफ़र नहीं दिया था जिससे वो नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहे हो। तीसरी चीज़ ये थी कि वो उन्होंने जो सर्विस इम्प्रूवमेंट किया था वो ऐसा नहीं था जो उनके कंपेटिटर्स कॉपी ना कर पाए, यानी कि जो उनके कंपेटिटर्स थे वो आसानी से उनका सर्विस इम्प्रूवमेंट कॉपी कर सकते थे। इसलिए ये जो सर्विस इम्प्रूवमेंट है वो उनको कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं दे रहा था। ऑप्शन ए वॉज टू कॉम्प्लिकेटेड टू बी इजिली डिस्क्राइब टू प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स। ऑप्शन ए तो आप देखते ही इनकरेक्ट मार्क कर दीजिए, क्योंकि पैसेज में साफ साफ लिखा गया है कि इस सर्विस इम्प्रूवमेंट की एक ही एडवांटेज थी, वो ये कि इट कुड बी इजीली डिस्क्राइब टू द कस्टमर्स। मेड अ मेजरेबल चेंज इन द एक्सपीरियंसेस ऑफ कस्टमर्स इन द बैंक्स ऑफिसेज। ये बात जो है ये भी बिल्कुल गलत है। बैंक मैनेजर्स ने यही सोचा था इनफैक्ट कि वो कस्टमर्स के एक्सपीरियंस को चेंज करेगी और इससे बैंक को इम्प्रूवमेंट होगा, बैंक का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बढ़ेगा, बट एक्चुअली में ऐसा हो नहीं पाया। तो हमें बताना यही है कि बैंक मैनेजर्स फेल हो गए ये समझने में। तो वो क्या समझने में फेल हुए हमें ये बताना है। कुड बी सस्टेन्ड इफ द नंबर ऑफ कस्टमर्स इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली। ये बात भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैनेजर्स जो हैं वो ये बात को कंसिडर करना नहीं भूले थे। उन्होंने सिर्फ ये 3 चीज़ें कंसिडर नहीं की थी, एक तो कस्टमर इनर्शिया, एक जो ऑफ़र था वो अट्रैक्ट नहीं कर रहा था नए कस्टमर्स को, और तीसरी चीज़ ये है कि कंपेटिटर्स जो हैं वो उनके सर्विस इम्प्रूवमेंट को कॉपी कर सकते थे। वॉज एन इनोवेशन दैट कंपीटिंग बैंक्स कुड हैव इमिटेटेड। ये बात जो है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हम भी इस बारे में ही बात कर रहे थे अभी। Was adequate to bring bank's general level of service to a level that was comparable with that of its competitors. ऑप्शन ई देखते ही आप कैंसिल कर दीजिए इसे, क्योंकि यहाँ पे साफ दिया गया है कि जो बैंक की जनरल लेवल ऑफ सर्विस थी दैट वाज ऑन अ पार विथ इट्स कंपेटिटर्स, तो उसे कोई ज़रूरत नहीं थी सर्विस इम्प्रूवमेंट करने के लिए। ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, पैसेज में रीजनल बैंक का डिस्कशन क्या बताना चाह रहा है, वो क्यों दिया गया है इस पैसेज में, ठीक है। तो वो ऑब्वियस सी बात है, इसीलिए दिया गया है पैसेज में क्योंकि ऑथर ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि जो हमारा सर्विस में इम्प्रूवमेंट है वो हमेशा हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड नहीं करता है, वो कभी कभी फेल भी हो सकता है। ऑप्शन ए डिस्क्राइब्स एन एक्सेप्शनल केस इन विच इन्वेस्टमेंट इन सर्विस एक्चुअली फेल टू प्रोड्यूस अ कम्पिटिटिव एडवांटेज। जब आप एक्सेप्शनल वर्ड देख रहे हैं ना, तभी आप इस ऑप्शन को गलत कर दें, क्योंकि ये कोई एक्सेप्शन नहीं है। ऑथर ने साफ साफ कहा है कि ज़रूरी नहीं है कि हर सर्विस इम्प्रूवमेंट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोड्यूस करे। So option A would be wrong. It illustrates the pitfalls of choosing to invest in service at a time when investment is needed more urgently in another area. ठीक है, तो अब ऑब्वियस सी बात है कि इसने बताया है pitfalls of choosing to invest in service, लेकिन ये नहीं कहा गया है कहीं पे भी कि उस टाइम पे कहीं और इन्वेस्टमेंट चाहिए था। सो ऑप्शन बी वुड ऑल्सो बी रॉन्ग. It demonstrates the kind of analysis that managers apply when they choose one kind of service investment over another. ये बात भी बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे मैनेजर्स पे फोकस नहीं किया गया है। यहाँ पे सिर्फ ये कहा गया है कि सर्विस इम्प्रूवमेंट इस तरह का होना चाहिए कि वो एडवांटेजेस हो, जबकि यहाँ पे वो फेल हो गया था। It supports the argument that investments in certain aspects of service are more advantageous than investment in other aspects of service. ये बात भी entirely wrong है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सर्विस में इम्प्रूवमेंट की बात कही गई है। यहाँ ये नहीं कहा गया है कि कुछ एस्पेक्ट्स में सर्विस अच्छी होती है, कुछ एस्पेक्ट्स में सर्विस इम्प्रूव करना अच्छा नहीं होता है। सो ऑप्शन डी वुड बी रॉन्ग.
It provides an example of the point about investment in service made in the first paragraph. तो obvious सी बात है, फर्स्ट पैराग्राफ में जो बात कही गई थी कि superior service can generate a competitive advantage for a company does not mean that every attempt at improving service will create such an advantage. इस बात को ये एग्जाम्पल पूरी तरह से एक्सप्लेन कर रहा है. So option E would be correct. क्वेश्चन नंबर 6, ऑथर ने वर्ड यूज़ किया है ओनली, तो वो क्यों किया है? तो लाइन 23 में लिखा है कि द ओनली मेरिट ऑफ द इम्प्रूवमेंट वॉज दैट इट कुड ईजिली बी डिस्क्राइब टू कस्टमर्स, यानी कि इस पूरे सर्विस इम्प्रूवमेंट का सिर्फ एक ही फ़ायदा हुआ, वो सिर्फ ये कि वो कस्टमर्स को आसानी से समझाई जा सकती थी. इसका मतलब ये कि इसकी और कोई एडवांटेज नहीं हुई, यानी कि जो सर्विस इम्प्रूवमेंट था उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ. तो यही बात जो है ये ऑथर समझाना चाह रहे हैं. ऑप्शन ए, हाईलाइट द ऑडिटी ऑफ सर्विस इम्प्रूवमेंट. ये बात अगेन एंटायरली रॉन्ग है. यहाँ पे किसी ऑडिटी के बारे में बात नहीं हो रही है, यानी कि ऑडिटी से सीधा सीधा मतलब ये है कि ऐसी चीज़ जो बहुत कम होती हो, जो बहुत रेयरली होती हो. तो ये बात गलत है, क्योंकि ऑथर ने साफ साफ कहा था कि सर्विस इम्प्रूवमेंट हमेशा एडवांटेजेस हो, ये ज़रूरी नहीं है. So option A would be wrong. Emphasize the relatively low value of investment in service improvement. ये बात जो है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो उन्होंने सर्विस इम्प्रूवमेंट किया था उसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई थी. डिस्टिंग्विश द प्राइमरी एट्रीब्यूट ऑफ सर्विस इम्प्रूवमेंट फ्रॉम सेकेंडरी एट्रीब्यूट्स. ये बात जो है ये अगेन पूरी तरह से रॉन्ग है, क्योंकि ऑथर ने कहीं भी उसके प्राइमरी एट्रीब्यूट्स और सेकेंडरी एट्रीब्यूट्स के बारे में बात नहीं की है. ठीक है, यानी कि जो शुरुआती उसके एडवांटेजेस थे और फिर जो उसके बाद में एडवांटेजेस हुए, इस बारे में कोई बात नहीं हुई है यहाँ पे. सिंगल आउट अ सर्टन मेरिट ऑफ द सर्विस इम्प्रूवमेंट फ्रॉम अदर मेरिट्स. तो अदर मेरिट्स देखते ही आप इस ऑप्शन को इनकरेक्ट मार्क कर दें, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओनली मेरिट. तो इसका मतलब तो यही हुआ कि इस इम्प्रूवमेंट की सिर्फ एक ही मेरिट थी और कोई मेरिट नहीं थी. पॉइंट आउट लिमिटेड ड्यूरेशन ऑफ द एक्चुअल सर्विस इम्प्रूवमेंट. तो ऑप्शन ई भी एंटायरली रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे सर्विस इम्प्रूवमेंट की ड्यूरेशन के बारे में पूरे पैसेज में ही कहीं बात नहीं हुई है. अब आते हैं हम पैसेज नंबर 6 पे. सो दिस पैसेज टॉक्स अबाउट द फाउंडर्स ऑफ द रिपब्लिक. ये वो लोग थे जो ये बिलीव करते थे कि हेड ऑफ स्टेट जो है वो इलेक्टेड होना चाहिए, और इन्होंने इस पूरे चेंज को एक पॉलिटिकल एजेंडा बना दिया था. वो ये चाहते थे कि लोग अपने ग्रुप्स का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन करें और अपने इश्यूज़ को पॉलिटिकली उठाएं, ना कि इसे एक इकोनॉमिक या सोशल टर्म दिया था. यानी कि वो ये नहीं चाहते थे कि किसी का इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा हो या फिर रिच और पुअर के बीच में गैप कम हो. वो सिर्फ इसे एक पॉलिटिकल इशू बनाकर बैठे थे, और इसीलिए वो एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि लोगों को एजुकेट किया जाए अबाउट द पब्लिक गुड. ठीक है, वो ये नहीं चाहते थे कि एजुकेशन सिर्फ एक नॉलेज का ज़रिया बन के रह जाए या फिर सिर्फ एक ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग बन के रह जाए. वो चाहते थे कि लोगों को एजुकेट किया जाए, उन्हें ये समझाया जाए कि उनके जो सेल्फिश मोटिव्स हैं उससे ज़्यादा ज़रूरी है पब्लिक गुड, यानी कि वो ऐसे काम करें जिनसे ना सिर्फ उनका फ़ायदा हो बल्कि बाकी लोगों का भी फ़ायदा हो, पूरी कंट्री का फ़ायदा हो. ठीक है, तो ये चीज़ सबसे अच्छी तरह से हो सकती थी जब लोगों को एजुकेट किया जाए. ठीक है, तो वो लोग बहुत एम्फेसाइज करते थे फ्री पब्लिक स्कूल्स पे, और इस बात पे कि सिटीजन्स को उनकी सिविक वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, उनके ऑब्लिगेशंस पता होने चाहिए. ठीक है, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी जो है वहाँ पे जितने इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स होते हैं उतने इम्पॉर्टेंट हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी होती हैं. फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है, जिस तरह से हमें अपनी कंट्री के लिए पेट्रियाटिज्म शो करनी होती है, टैक्सेस भरने होते हैं, हमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है, तो ये सारी जो हमारी ड्यूटीज़ हैं इन्हें भी हमें फुलफ़िल करना होता है. और ये सबने माना कि जो एजुकेशन है वो एक बहुत ही अच्छा तरीका है ये जितनी भी पॉलिटिकल और मॉरल वैल्यूज़ है इन्हें बच्चों के अंदर इनकलकेट करने का. और ये चाहते थे कि इनकी कंट्री की हिस्ट्री भी पढ़ाई जाए और जो रिपब्लिकन गवर्नमेंट है उसके बारे में भी बच्चों को सिखाया जाए. ठीक है, तो ये जो फाउंडर्स थे इन्होंने काफ़ी एम्फेसाइज़ किया एजुकेशन पे, लेकिन फिर इन्होंने टेक्स्ट बुक राइटर्स जो हैं उनको कह दिया कि आप ये सारी जो मॉरल वैल्यूज़ और पेट्रियाटिज्म और जितनी भी सिविक एजुकेशन है ये आपके ज़िम्मे हैं, आप इन टेक्स्ट बुक्स में डाल दीजिए ये बातें. ठीक है, तो ये जो टेक्स्ट बुक राइटर्स थे वो जनरली जो हैं न्यू इंग्लैंडर्स थे. ठीक है, और इन्होंने इन बुक्स में फेडरलिस्ट आउटलुक लिखा है इन कंपैरिजन टू द जेफरसोनियन.
यानी कि जो फेडरलिस्ट आउटलुक है वो काफ़ी कॉन्जर्वेटिव आउटलुक है। ये सारी चीज़ों को यानी कि पॉलिटिकल बातों को मॉरल और रिलीजियस व्यू से देखता है। यानी कि वो ये मानता है कि अगर कोई चीज़ बुरी है तो उसे पनिशमेंट मिलना चाहिए, कोई चीज़ अच्छी है तो उसे रिवॉर्ड किया जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रिलीजन। ठीक है, और वो ये कहता है कि सेंटर शुड बी मोर पावरफुल दैन द स्टेट्स। तो यही बात जो है ये टेक्स्ट बुक्स में भी लिखी गई। और जेफरसोनियन व्यू जो है, जो कि काफ़ी लिबरल था, जो ये कहता था कि सेंटर वीक होना चाहिए जबकि स्ट्रॉन्ग स्टेट होना चाहिए, जिसकी वजह से जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बढ़ेगी। यानी कि हर एक सिटीजन जो है वो अपनी कंट्री के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेगा। तो जेफरसोनियन व्यू जो है वो उन्होंने नहीं बताया, उन्होंने अपना फेडरलिस्ट व्यू बता दिया। तो जब ये रिपब्लिकन गवर्नमेंट आई तो उसके फर्स्ट हाफ में सेंचुरी के सिविक एजुकेशन जो है स्कूल्स में, उसमें ये सिखाया जाता था कि सिविक वैल्यूज़ किस तरह की होती हैं, आपको किस तरह से पेट्रियाटिज्म शो करनी है, किस तरह से आपको अपनी कंट्री के लिए, कंट्री के गुड के लिए रिस्पॉन्सिबल होना है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे पार्टिसिपेटरी पॉलिटिकल स्किल्स के बारे में कोई बात नहीं की जाती थी। वहाँ किसी को नहीं पता होता था कि आप पॉलिटिक्स में एक्चुअली में पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हो, कैसे अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो थी वो लोगों को पता चलती थी बाय द पॉलिटिकल पार्टीज, टाउन मीटिंग्स, चर्चेज, कॉफ़ी हाउसेज जहाँ पे लोग बात करते थे एक दूसरे से, और जो प्रेस थी, वहाँ की मीडिया थी, उससे पता चलता था। ठीक है, लेकिन जो रिपब्लिकन गवर्नमेंट थी उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उनका जो गोल था एजुकेशन का वो फुलफ़िल हो रहा था। उनका गोल एक्चुअली में ये था कि वो एक हायर फॉर्म अचीव करें अनम का फॉर द न्यू रिपब्लिक। यानी कि वो ये चाहते थे कि उनका जो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है दैट इज़ प्रूव्ड एज अनम। अनम का लिटरल मीनिंग होता है वन आउट ऑफ मैनी, यानी कि कई सारे ऑप्शंस में से जो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है दैट इज़ द बेस्ट, दैट इज़ वन आउट ऑफ द मैनी। ठीक है, तो इस बात के लिए उन्होंने एजुकेशन को एक ज़रिया बनाया था। सो दे डिडंट केयर कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के बारे में बुक्स में लिखा गया है या नहीं लिखा गया है। अब जो मिडिल हाफ है 19th सेंचुरी की, उसमें क्या हुआ कि पॉलिटिकल वैल्यूज़ जो थी वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुई। ठीक है, और जो टेक्स्ट बुक्स हैं बस उनके कलर्स चेंज हो गए, जैसे कि पहले अगर वो रोज़ी हुआ करती थी तो अब वो गोल्डन हो गई। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सिमिलर थी वो पुराने टाइम से, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आया उसमें। सिर्फ एक ही चेंज आया, वो ये था कि जो पहले बातें की जाती थी लिबर्टी और इक्वालिटी की, वो उसमें अब और भी कुछ चीज़ें ऐड हो गई थी, जैसे कि कुछ मिडिल क्लास वर्चूज़ थी, हार्ड वर्क की, ऑनेस्टी की, इंटेग्रिटी की। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी उसमें ऐड हो गई थी। लेकिन जितनी भी पॉलिटिकल वैल्यूज़ सिखाई जाती थी स्कूल में, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट थी पेट्रियाटिज़्म। और पेट्रियाटिज़्म इसलिए थी क्योंकि इसका रीज़न ये दिया जाता था, लोगों को ये कहा जाता था कि आपको अपनी कंट्री से इसलिए प्यार करना है क्योंकि आपको यहाँ पे लिबर्टी मिल रही है, और लिबर्टी से आपको प्राइड मिल रही है। क्योंकि दुनिया में ऐसी कई सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ पे लोगों को लिबर्टी नहीं होती, वहाँ पे लोग हर चीज़ बोल नहीं सकते, हर जगह जा नहीं सकते। ठीक है, हर तरह की उनमें रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन आपको पूरी लिबर्टी मिल रही है, तो इसलिए आपको प्राउड होना चाहिए कि आप इस कंट्री का एक पार्ट हो। क्वेश्चन नंबर 1, पैसेज जो है उसमें मेनली क्या दिया गया है? तो पैसेज में मेनली बात की गई है अबाउट द रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और किस तरह से उन्होंने अपनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को प्रमोट करने के लिए एजुकेशन का सहारा लिया। और क्योंकि उन्होंने एजुकेशन का सहारा लिया तो उस टाइम की जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसके अंदर उनकी कंट्री की हिस्ट्री के बारे में बहुत ज़्यादा दिया गया था, उनकी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसके बारे में दिया गया था, लोगों की सिविक ड्यूटीज़ के बारे में दिया गया था। तो यही इस पैसेज का प्राइमरी पर्पस है, वो यही बता रहे हैं कि उस टाइम की जो एजुकेशन थी वो किस पर बेस्ड थी। ऑप्शन ए, कंटेंट ऑफ अर्ली टेक्स्ट बुक्स ऑन अमेरिकन हिस्ट्री एंड गवर्नमेंट। ये बात जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि हम इसी बारे में बात कर रहे हैं। रोल ऑफ एजुकेशन इन द लेट 18th एंड अर्ली टू मिड 19th सेंचुरी अमेरिका। ऑप्शन बी वुड बी रॉन्ग, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे रोल नहीं दिया गया एजुकेशन का। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ये कहा गया है कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी थी, और रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है उसने एजुकेशन को यूज़ किया एज अ वे टू प्रमोट देयर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट।
ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑफ न्यू इंग्लैंड पुरिटनिज्म ऑन अर्ली अमेरिकन वैल्यूज़। अब न्यू इंग्लैंड पुरिटनिज्म जो थी उसने अमेरिकन वैल्यूज़ को इन्फ्लुएंस तो किया था, क्योंकि जो टेक्स्ट बुक राइटर्स थे वो इंग्लैंड के थे, लेकिन जो पैसेज है उसका मेन एम ये नहीं था। ठीक है, मेन एम यही बताना था कि जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसके अंदर गवर्नमेंट के बारे में किस तरह की बातें दी गई हैं। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोटेस्टेंट वर्क एथिक इन मॉडर्न अमेरिका, ये बात भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस बारे में कुछ नहीं दिया गया है पैसेज में। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सल फ्री पब्लिक एजुकेशन ऑफ अमेरिका, ये बात भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऑथर ने कहीं ये नहीं कहा गया है कि यूनिवर्सल फ्री एजुकेशन जो है वो इस्टेब्लिश इस तरह से हुई थी अमेरिका में। ठीक है, सिर्फ ये कहा गया है कि जो फ्री एजुकेशन है उसे रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट काफ़ी एम्फेसाइज करते थे, क्योंकि वो अपनी गवर्नमेंट को प्रमोट करना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 2, फाउंडर्स जो थे रिपब्लिक के, उनके हिसाब से एजुकेशन क्यों ज़रूरी थी? वो इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि वो चाहते थे कि सिटीजन्स को सिविक वैल्यूज़ मिले और उन्हें पता चले कि उनके ऑब्लिगेशंस क्या हैं एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन सोसाइटी में रहने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए अ रिलीजियस ऑब्लिगेशन, यानी कि ये कह रहा है कि एजुकेशन, रिलीजन कह रहा था कि पढ़ाई करना ज़रूरी है। सो ऑप्शन ए वुड बी रॉन्ग, रिलीजन नहीं कह रहा था, ये जो रिपब्लिक के फाउंडर्स थे ये लोग कह रहे थे। इट वॉज अ प्राइवेट मैटर, ये बात भी पूरी तरह से गलत है, क्योंकि रिपब्लिक कह रहा था कि सबको पढ़ना ज़रूरी है, तो वो प्राइवेट मैटर तो रह ही नहीं गया था। अननेसेसरी लग्जरी, तो लग्जरी भी वो नहीं था, क्योंकि रिपब्लिकन्स जो थे वो बात कर रहे थे अबाउट फ्री एजुकेशन। ऑप्शन सी वुड ऑल्सो बी रॉन्ग, अ मैटर ऑफ इंडिविजुअल चॉइस, ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि रिपब्लिकन्स चाहते थे कि हर सिटीज़न एजुकेटेड हो ताकि उसे अपनी सिविक ड्यूटीज़ के बारे में पता हो। सो इट वॉज अ पॉलिटिकल नेसेसिटी, क्योंकि रिपब्लिकन्स चाहते थे कि उनकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो प्रमोट की जाए और वो पॉपुलर हो जाए, इसलिए वो चाहते थे कि लोग एजुकेटेड हो। सो ऑप्शन ई वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, जो मिडिल पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी में टेक्स्ट बुक्स लिखी गई थी उसके बारे में ऑथर क्या कह रहे हैं? तो वो ये कहते हैं कि जो पुरानी वैल्यूज़ थी लिबर्टी, इक्वालिटी और मोरालिटी की, उनके साथ साथ कुछ और वैल्यूज़ को ऐड किया गया था नई टेक्स्ट बुक्स में, जैसे कि हार्ड वर्क, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी। ठीक है, ऑप्शन ए डिपार्टेड रेडिकली इन टोन एंड स्टाइल फ्रॉम अर्लियर टेक्स्ट बुक्स, तो ऑप्शन ए तो आप देखते ही गलत कर दीजिए, क्योंकि ऑथर ने पैसेज में साफ साफ कहा है कि जो पुरानी बुक्स हैं वो नई बुक्स से ऑलमोस्ट सिमिलर थी, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था दोनों में। मेंशन द फर्स्ट टाइम वैल्यू ऑफ लिबर्टी, ये बात भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है रिस्प्लेंडेंट वैल्यूज़ ऑफ लिबर्टी। ठीक है, यानी कि वो वैल्यूज़ जो पहले से दी गई हैं उन्हें फिर से दिया गया था नई बुक्स में। So option B would be wrong. Treated traditional civic virtues with even greater reverence. तो ये बात बिल्कुल सही होगी, वो इसलिए क्योंकि पुरानी civic virtues के अंदर और नई civic virtues को ऐड कर दिया गया, क्योंकि अब उन virtues के लिए रिस्पेक्ट और ज़्यादा बढ़ गई थी। ठीक है, वो कमीशन बाय गवर्नमेंट एजेंसीज, ऐसा पैसेज में कहीं नहीं दिया गया है कि गवर्नमेंट ने इनको कमीशन किया था। कंटेन नो रेफरेंस टू कंजर्वेटिव आइडियाज़, ये ऑप्शन तो एंटायरली रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इस जितनी भी ये जो टेक्स्ट बुक्स दी गई हैं, पुरानी हो चाहे नई हो, इन सब में कॉन्जर्वेटिव आइडियाज़ थे, यानी कि ये लोग बिलीव करते थे कि सिविक वर्चूज़ होनी चाहिए लोगों में और ये कंट्री को रिस्पेक्ट करते हो, सिविक ड्यूटीज़ पूरी करते हो, तो ये सारे कंजर्वेटिव आइडियाज़ थे। क्वेश्चन नंबर 4, वो कौन सी चीज़ है जो अर्ली अमेरिकन टेक्स्ट बुक्स में मिलना काफ़ी मुश्किल है? ठीक है, ऑप्शन ए बेसिक रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, तो इंग्लिश ग्रामर तो ज़रूर इनके टेक्स्ट बुक्स में होगी ही, वो इसलिए क्योंकि ये मोस्टली सारे एजुकेशन सिस्टम्स में होती है। अमेरिकन रेवोल्यूशन, इसके बारे में भी इनके टेक्स्ट बुक्स में दिया होगा, क्योंकि जैसा कि पैसेज में दिया था ऑथर ने कि ये लोग अपनी हिस्ट्री के बारे में लोगों को बताना चाहते थे। पेट्रियोटिज्म एंड अदर सिविक वर्च्यूज़, तो ये भी इनकी टेक्स्ट बुक्स में मिल जाएगा, क्योंकि ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था, ये वो चीज़ थी जिसकी वजह से वो लोग एजुकेशन को प्रमोट कर रहे थे। वोकेशनल एजुकेशन, यानी कि वो एजुकेशन जो किसी ऑक्यूपेशन के लिए स्पेसिफिक हो। ठीक है, जैसे कि हम लोग इंजीनियरिंग करते हैं, ठीक है, दैट इज़ अ वोकेशनल एजुकेशन। कोई अगर मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है तो दैट इज़ अ वोकेशनल एजुकेशन। तो ये चीज़ें हमें मिलना थोड़ा मुश्किल होगा अमेरिकन टेक्स्ट बुक्स में, क्योंकि वो एजुकेशन को पब्लिक गुड का मीन्स मानते थे, ना कि ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग का। उनका मेन गोल होता था लोगों को सिविक वर्चूज सिखाना,
ना कि उन्हें ऑक्यूपेशन के लिए ट्रेन करना। सो ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। प्रिंसिपल्स ऑफ द अमेरिकन गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के बारे में तो वो बताना चाहते ही थे क्योंकि वो अपनी रिपब्लिकन गवर्नमेंट को प्रमोट करना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 5, जो ऑथर है उसका एजुकेशनल सिस्टम के बारे में क्या व्यू है, ठीक है, वो किस तरह से बात कर रहा है इस पैसेज में वहाँ के एजुकेशन सिस्टम के बारे में। ऑप्शन ए सिनिकल एंड अनपेट्रियोटिक। तो ये बात जो है ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ऑथर हर जगह कह रहा है कि पेट्रियोटिज्म जो है उसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्च्यू बताया गया है एजुकेशन सिस्टम में, जो कि एक अच्छी बात है। तो ऑप्शन ए तो सीधे सीधे गलत हो जाएगा। और सिनिकल भी उसका टोन नहीं है क्योंकि सिनिकल वो चीज़ हो गई कि ऑथर हर चीज़ को सिर्फ क्रिटिसाइज कर रहा है, वो उसकी अच्छी बातें नहीं देख रहा है। सो ऑप्शन ए वुड बी एंटायरली रॉन्ग। ऑप्शन बी इज़ रियलिस्टिक एंड एनालिटिकल। तो ऑप्शन बी सही होगा क्योंकि वो एक रियलिस्टिक फॉर्म में बता रहा है कि एजुकेशन सिस्टम किस तरह का था, उसमें क्या क्या पढ़ाया जाता था, किस तरह की बातें नहीं होती थी, इस सब का एनालिसिस उसने अच्छे से किया है। प्रैग्मेटिक एंड फ्रस्ट्रेटेड, तो ये बात भी बिल्कुल गलत है क्योंकि ऐसा कोई फ्रस्ट्रेशन हमें ऑथर के टोन में नहीं नज़र आया और वो कंफ्यूज भी नहीं था किसी चीज़ के बारे में। सो ऑप्शन सी वुड बी रॉन्ग। डिसएन्चांटेड एंड बिटर, यानी कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया वहाँ का एजुकेशन सिस्टम। तो ये बात भी बिल्कुल गलत है क्योंकि सिर्फ एक जगह पे ऑथर ने कहा था कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के बारे में बुक्स में नहीं दिया गया है, बाकी जो सिविक वर्चूज़ हैं उनके बारे में दिया गया है। दैट्स इट। आइडियलिस्टिक एंड नाइव, तो आइडियलिस्टिक वो कि उसे एजुकेशन सिस्टम बहुत पसंद था और वो एक नाइव इंसान की तरह, यानी कि एक ऐसा इंसान जो चीज़ों को अच्छी तरह से नहीं समझता, उसे ज़्यादा कोई नॉलेज नहीं है, उसकी तरह से बात कर रहा है एजुकेशन सिस्टम के बारे में। सो ऑप्शन ई वुड ऑल्सो बी रॉन्ग क्योंकि कहीं से भी वो इस एजुकेशन सिस्टम को आइडियलिस्टिक नहीं मानता। वो साफ साफ कह रहा है कि ये जो एजुकेशन सिस्टम है वो काफ़ी कॉन्जर्वेटिव है, इसमें मॉरल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं और पार्टिसिपेशन स्किल्स जो हैं पॉलिटिक्स में वो नहीं दी गई हैं। सो ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से किस क्वेश्चन का आंसर हम इस पैसेज की हेल्प से दे सकते हैं। ऑप्शन ए, वाई वर अ डिस्प्रपोर्शनेट शेयर ऑफ अर्ली अमेरिकन टेक्स्ट बुक्स रिटन बाय न्यू इंग्लैंड ऑथर्स। तो इसका आंसर हम नहीं दे सकते क्योंकि ऑथर ने खुद सिर्फ हमें इसे एक फैक्ट की तरह बताया है कि न्यू इंग्लैंड ऑथर्स ने सारी टेक्स्ट बुक्स लिखी थी, क्यों लिखी थी इस बारे में कोई बात नहीं हुई है। सो ऑप्शन ए इज़ रॉन्ग। वॉज द फेडरलिस्ट पार्टी प्राइमली अ लिबरल और कॉन्जर्वेटिव फोर्स इन अर्ली अमेरिकन पॉलिटिक्स। तो इस बात का आंसर हमें मिल जाएगा। अगर आप पैसेज में देखेंगे वहाँ लिखा हुआ है कि टेक्स्ट बुक राइटर्स जो थे दे टर्नड आउट टू बी वेरी कॉन्जर्वेटिव एंड मोर लाइकली टू बी फेडरलिस्टिक, यानी कि वो फेडरलिस्टिक थे और वो कॉन्जर्वेटिव थे, यानी कि जो फेडरलिज्म है, फेडरलिस्टिक पार्टी है, वो एक तरह से कॉन्जर्वेटिव फोर्स हैं अमेरिकन पॉलिटिक्स के अंदर। तो इस बात का हमें जवाब मिल गया है। सो ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। हाउ मेनी ईयर्स ऑफ एजुकेशन डिड दे बिलीव वाज सफिशिएंट। तो इस बारे में कोई बात नहीं हुई है, वहाँ पे सिर्फ ये कहा गया है कि जो फाउंडर्स थे वो चाहते थे कि लोग एजुकेट हो, पर कितने साल तक एजुकेट हो इस बारे में कोई बात नहीं कही गई है। व्हाट वर द नेम्स ऑफ सम पुरितन ऑथर्स, ठीक है, तो ऑप्शन डी आप देखते ही गलत कर दीजिए क्योंकि पुरितन ऑथर्स के कोई नाम आपको पैसेज में नहीं मिलेंगे। Did most citizens of early Republican agree with the founders that public education was essential to the welfare of the public? अब ये बाकी सिटीजन्स ने अग्री किया या नहीं किया इस बारे में पैसेज में कहीं नहीं दिया गया है। वहाँ पे सिर्फ ये कहा गया है कि जो रिपब्लिकन फाउंडर्स थे और उनके जो सक्सेसर्स थे वो ये मानते थे कि पब्लिक एजुकेशन ज़रूरी है। लोगों ने इस बारे में क्या व्यू पॉइंट रखा इस बारे में कोई बात नहीं की गई है। क्वेश्चन नंबर 7, अर्ली अमेरिकन पुरितन जो है वो इनमें से कौन सी बात को मानेगा। तो अमेरिकन पुरितन्स के हिसाब से जो पॉलिटिकल वर्च्यू है दैट मस्ट रेस्ट अपॉन मॉरल एंड रिलीजियस प्रीसेप्ट्स, यानी कि अगर कोई चीज़ मॉरली करेक्ट है या रिलीजियसली करेक्ट है तो वो एक पॉलिटिकल वर्च्यू मानी जा सकती है। यानी कि अगर हमारे रिलीजन में दिया गया है कि आपको हर किसी को इक्वल तरह से ट्रीट करना है तो हमारी पॉलिटिकल वर्च्यू इक्वालिटी बन जाएगी। ठीक है, ये था पुरितन आउटलुक। ऑप्शन ए, मॉरल एंड रिलीजियस वैल्यूज आर द फाउंडेशन ऑफ सिविक वर्च्यू। तो ये बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। टेक्स्ट बुक शुड इंस्ट्रक्ट स्टूडेंट्स इन पॉलिटिकल इश्यूज ऑफ वाइटल कंसर्न टू द कम्युनिटी। ये बात जो है ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन जो अमेरिकन पुरितन है वो मोस्ट लाइकली इससे बिलीव नहीं करेगा, वो इस बात को मोस्ट लाइकली एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है,
टेक्स्ट बुक शुड गिव ग्रेटर एम्फेसिस टू द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी दैन द ड्यूटीज ऑफ पेट्रियाटिज्म। ये चीज़ आप देखते ही इनकरेक्ट मार्क कर दें, क्योंकि पुरितन्स के हिसाब से इंडिविजुअल लिबर्टी जो है वो उतनी ज़रूरी नहीं थी जितना कि पेट्रियाटिज्म ज़रूरी था, यानी कि पब्लिक गुड ज़्यादा ज़रूरी था इंस्टेड ऑफ सेल्फ मोटिव्स। प्राइवेट स्कूल विथ पर्टिकुलर रिलीजियस फोकस आर प्रेफरेंस टू पब्लिक स्कूल्स। तो ये बात भी बिल्कुल गलत है। अमेरिकन पुरितन्स इस तरह की कोई बात नहीं करते थे कि प्राइवेट स्कूल जो हैं वो ज़्यादा प्रेफरेबल हैं दैन पब्लिक स्कूल्स। गवर्नमेंट एंड रिलीजन आर सेपरेट इंस्टीट्यूशंस। तो सेपरेट इंस्टीट्यूशंस देखते ही आप इसको इनकरेक्ट मार्क कर दें, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ दिया गया है कि जो पॉलिटिकल वर्च्यू है वो मॉरल और रिलीजियस प्रीसेप्ट से आ रही है। तो गवर्नमेंट और रिलीजन जो है वो सेपरेट इंस्टीट्यूशंस हो ही नहीं सकते। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से ऐसी क्या चीज़ है जिससे अर्ली रिपब्लिकन्स को प्रैक्टिकल पॉलिटिकल मैटर्स के बारे में पता नहीं चलता था। तो पैसेज में दिया गया है कि सिविक एजुकेशन जो है स्कूल्स में, वहाँ पे पार्टिसिपेटरी पॉलिटिकल स्किल्स नहीं पढ़ाई जाती थी और लोगों को पॉलिटिकल पार्टीज, टाउन मीटिंग्स, चर्चेस, कॉफ़ी एल हाउसेस और पेपर्स, प्रेस, इनसे ही पता चलता था कि एक्चुअली में रियलिस्टिकली पॉलिटिकल मैटर्स में क्या होता है या रियल लाइफ में पॉलिटिकल इश्यूज़ क्या होते हैं। ऑप्शन ए रीडिंग न्यूज़पेपर्स, तो इससे उन्हें पता चलता था पॉलिटिकल मैटर्स के बारे में। अटेंडिंग टाउन मीटिंग्स, इसके बारे में पता चल जाता था। कन्वर्सिंग अबाउट पॉलिटिकल मैटर्स, तो इससे भी उन्हें पता चलता था, जब वो कॉफ़ी और एल हाउसेस में जाते थे तो वो बातचीत करते थे और उन्हें पता चल जाता था। रीडिंग टेक्स्ट बुक्स, तो यहाँ पे साफ साफ दिया गया है कि टेक्स्ट बुक्स के अंदर प्रैक्टिकल पॉलिटिकल स्किल्स के बारे में कोई बात नहीं है। सो ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। अटेंडिंग चर्च, तो ये जो है ये भी गलत ऑप्शन होगा, क्योंकि इससे भी उन्हें पॉलिटिकल मैटर्स के बारे में पता चलता था। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन डी। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। होप यू एंजॉयड दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।